किशोर जी और श्री अरुण महेश्वरी जी का साझा सपना है। लगभग 21 पुस्तकें श्री राजकिशोर जी के संपादन में इस श्रृंखला में प्रकाशित हुई और 2015 में आखिरी पुस्तक इस श्रृंखला में आई थी। 2022 में इस श्रृंखला का संपादन इसका कार्यभार श्री अरुण कुमार त्रिपाठी जी के नेतृत्व में आज हम सभी के बीच उपस्थित है। मैं आज की इस लोकार्पण कार्यक्रम में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न करते हुए सबसे पहले श्री अरुण त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंच वाद्य अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रमेश कुमार द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दर्शकपाल और सभागार में उपस्थित साथियों, सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि कल जो है वो दिल्ली के मुगला गांव में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें 27 मजदूर जलकर मर गए। हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए, हम लोग उनके प्रति शोक प्रकट करने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए इस सभागार में 1 मिनट का मौन रखेंगे। उसके साथियों, आज के इस श्रृंखला से एक लेखक के रूप में मेरा जुड़ाव आरंभ से ही है। जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं राजकिशोर जी के संपादन में, इसमें 2-3 को छोड़ करके लगभग सभी में मैंने योगदान दिया है। और 2015 से उनके निधन के बाद इस श्रृंखला अनियमित हो गई थी, स्थगित हो गई थी। आज इसको शुरू करते हुए निश्चित तौर पे पिछले 2 सालों से 3 सालों से बहुत उथल-पुथल का दौर रहा है और महामारी के दौर में हम सब लोग गुजरे हैं। मिलना जुलना कठिन हो गया है, संवाद कठिन हो गया था। लेकिन उस कठिन दौर में भी इस देश में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने जो समाज के गंभीर मुद्दे थे उनको लेकर के सड़क पर साल भर तक धरना देना और आंदोलन करने का काम किया। ऐसे मौके पर जो सबसे प्रासंगिक विषय हमें लगा वो यही विषय लगा। कोरोना पर तो बहुत सारा लेखन हुआ और इस पर भी लेखन हुआ है और तमाम तरह का लेखन आने वाला है। संकलन संकट में खेती आंदोलन पर किसान, जो 23वीं श्रृंखला की 23वीं कड़ी है, उसके रूप में आई है और जल्दी में तमाम तरह के दबावों के बीच, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ और पिछले 2 सालों से मैं कभी गांव में, कभी शहर में, कभी इधर उधर, और मुझे संजोग से जब फोन गया कि श्रृंखला को, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि जो है वो मैंने कहलवानी वो विद्वान वक्ता है और भी राकेश टिकैत जी थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो हम भी चाहेंगे कि हम उन लोगों को सुने और राकेश टिकैत जी को सुने। और इस बीच
अपने मध्य में से मैं चाहूँगा कि जो है वो हमारे एक साथी और जो पंजाब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गंभीर नेता है डॉक्टर सुमेर सिंह सिद्धू, वो भी अपनी बात रखेंगे आपके समक्ष। धन्यवाद। प्रकाशक, पाठक के अलावा एक व्यक्ति और बहुत महत्वपूर्ण होता है, विवेचक। तो विवेचक के रूप में मैं सुमेर सर से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे पास मंच पे आएं और पुस्तक के बारे में एक झलक और उनकी पहली, दूसरी और तीसरी रीडिंग के बाद उनकी क्या विचार है पुस्तक के बारे में हमसे साझा करेंगे। संकट में खेती आंदोलन में किसान वरुण पाटिल जी ने इसको अटेंड किया, तो सारी बात को आप लोग सब जानते हैं और हमारी पार्टी की तरफ से अभी की और आप नमस्कार। मुझे खास तौर पे खुशी ये हुई इस किताब को पढ़ते हुए कि किसान आंदोलन के बारे में बातचीत के कई आयाम थे जो कुछ तो उनमें से ऐसे थे जिनकी ऊपर खूब चर्चा होती रही, मीडिया में होती रही, किताबों में, वक्तव्यों में, और खुद जहाँ पे मोर्चे लगे हुए थे सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर्स के ऊपर, तो वहाँ से खासी मात्रा में इसको लेके किसानों का खुद का क्या सोचना है, उनकी लीडरशिप का क्या सोचना है, कौन से मुद्दे हैं, स्ट्रक्चरल इशूज क्या हैं, आंदोलन के क्या हैं और खेती के संकट के क्या हैं, इनके ऊपर बहुत बातचीत हमारे सामने आई। इतनी आई कि सबको कहीं ना कहीं से ये लगने लगा कि अब हम भी बोल सकते हैं किसान आंदोलन के ऊपर। इतना 1.25 साल का ये जो एक अंतराल था, उसने कम से कम किसानी के सवाल के ऊपर इस देश को एजुकेट किया। ये उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसी भी डिमांड से भी मैं ज़्यादा कई बार मैं इसको भी सीरियसली लेता हूँ कि किसानी के ऊपर जो चर्चा पहले होती थी वो पॉलिसी पेपर्स को लेकर होती थी। हम लोग एक पॉलिसी को लेके बैठते थे, जब तक उसके ऊपर कोई बातचीत बन के आगे आती थी उतने में एक नई चीज़ और शुरू हो जाता था, फिर से उसका अध्ययन शुरू हो जाता था और तमाम किस्म की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही थी, जो अलग अलग ग्रुप बन रहे थे, वो एक लिहाज से सरकार की तरफ से आ रही इस एक ऑर्डिनेंसेस की, डॉक्यूमेंट्स की, पॉलिसी पेपर्स की बाढ़ के सामने वो निरस्त होते जा रहा है। इस किताब में मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब का जो जिक्र होता आया है वो बहुत ही बने चुने सांचों में होता है। पहला तो यही कि इलाहाबाद का एक मसला है, पंजाब में अगर खालिस्तानी होते हैं, ये सरकार का ही नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर भी खासी बड़े स्तर के ऊपर एक कॉमन सेंस ऑलमोस्ट ये बन चुका है। दूसरा ये कि वहाँ पे आंदोलन जो किसानी के थे वो कहीं ना कहीं एक वामपंथी झुकाव के साथ जुड़े हुए थे और वामपंथ की धरती पंजाब वाले तो उसको कई लिहाज से जानते हैं, बाहर वालों को उसका उतना ज्यादा नहीं था कि वहाँ पे खास तौर पे वामपंथ का जो एक बहुत मजबूत ट्रेडिशन था और है, उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल किसान ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से था। मैं डॉक्टर दर्शन पाल जो कि कोऑर्डिनेटर थे इंचार्ज से सारे 32 संगठनों के, उसके बाद जो बड़ा संयुक्त किसान मोर्चा, एक लिहाज से ये कुछ सारे दौर की तर्जमानी करते हैं, हमारे बीच में है। तो एक तो वहाँ पे ये दूसरा एक सवाल आया कि पंजाब के अंदर में से रेजिस्टेंस जो है वहां से शुरू हुई, फिर वो जो 25-26 नवंबर का मार्च हुआ है, जिस तरह से जिस एडवेंचर के साथ और जिस तरह से खेलते हुए आए हैं वो बैरिकेड्स के साथ, ये सरकार का जितना बड़ा तंत्र और जो उनके खुद के जो बयान आ रहे थे कि आने नहीं दिया जाएगा, हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा, यहाँ पे नहीं आने दिया जाएगा, अगर आप कुराड़ी में बैठने की मांग स्वीकार करते हैं तभी बात होगी, नहीं बात नहीं होगी। ये जितने दिनों के अंदर ये सारा कुछ होता रहा, तो एक अलग किस्म का, मैं उसको पेजोरेटिव में नहीं, मैं उसको एक बहुत सही स्तर पे ये कहूँगा कि एक पॉलिटिकल थिएटर जो था, जिसके अंदर के दो बहुत ही आजमाई हुई दो जो ग्रुप हैं वो आपस में जदोजहद कर रहे थे,
और वो किस तरह से विजयी होते हुए लगातार अपनी मर्जी से उन्होंने एक जगह चुनी कि हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे रहेंगे, हम आपके यहाँ पे घेरे नहीं जाएंगे। मेरा ये कहना है कि इस किताब के अंदर पंजाब के इन सवालों को, उनके साथ जुड़े हुए इन सवालों को जिस तरह से हिंदी में और हिंदी की एक ऑडियंस के सामने लाया गया है, ये पंजाब की सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि पंजाब के बारे में कोई बना हुआ एक नैरेटिव है वो टूटे। और जिस तरह से किसान आंदोलन ने उसको तोड़ा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पंजाब सेंट्रिक होकर बात कर रहा हूँ किताब के ऊपर नहीं, तो उस लिहाज से इस किताब के अंदर इसके ऊपर जो कम से कम 3 लेखों में और बाकी सब में भी उसका आता रहा है, उनकी बहुत अच्छी संपादकी जो है, जो अपनी बात कही है, उसमें और अच्छा होगा अगर सब एडिट्स भी होते उसमें, क्योंकि वो खासी वसीक है, उसके अंदर कई मसले जो हैं वो इन्होंने छेड़े, उसको लेके जो थ्योरेटिकल सवाल हैं जो शैनन से लेके और उसकी जो एक वेस्टर्न परिकल्पना है इनकी पेजेंट्री के बारे में सोचने की, और वो हिंदुस्तान में कैसे नहीं फिट बैठती है और हमें इसको किस तरह से देखना होगा, और तीसरी दुनिया के जो सवाल हैं खेती बाड़ी को लेके, मेरा ये मानना है। और एक सवाल उसके अंदर जो अरुण जी ने रखा है कि जो एक जमीन के साथ जुड़ाव की जो एक साझेदारी है, वो इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज को किस तरह से उसने ट्रांसेंड किया। हमको ये लगता था पंजाब में बैठे हुए कि कम से कम और सारी दोस्तियां हो जाएंगी, ये पंजाब हरियाणा की दोस्ती नहीं हो पाएगी, बाकी ये बड़ा इसका हमें मलाल था। लेकिन जिस तरह से मुनीर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये बयान आया कि बैरिकेड्स हम तोड़ेंगे, पंजाब के किसान को हम नहीं इसमें कोई उनको नहीं रखने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। और नवदीप सिंह ने जिस तरह से वाटर कैनन का मुंह मोड़ा 25 नवंबर की रात चढ़ के, और फिर उसने जिस तरह से ट्रॉली के ऊपर छलांग लगाई उससे पंजाब के अंदर मैं ये बात आपको बता सकता हूँ कि जिस किस्म का एक करंट जो चला गया सब लोगों में अंदर, ये एक विश्वास दृढ़ हो गया कि अब बैरिकेड पे तो रुकने का सवाल नहीं है, ये तो टूटे। जदोजहद हुई और फिर वो के जिस तरह से आगे बढ़े और जिस तरह से वो खेलते आए और कोई हिंसा नहीं हुई, मुझे ये लगा कि यहाँ पे आगे आंदोलन ने अपने दृढ़ संकल्प को एक लिहाज से उसने इंस्टॉल कर दिया है कि अब ये करके हम लोग पीछे जाने वाले नहीं, हम लोग खासी तैयारी में आए। दूसरा जो सवाल था, हरियाणा के लोग जो बहुत पूछ रहे थे, चिंता में भी थे कि ये जितना आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब के साथ सटे हुए हरियाणा के जिलों के अंदर, हरियाणा के बहुत शुरुआत की दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये आगे नहीं आया है, हरियाणा अभी इसके साथ जुड़ा नहीं। मेरे अंदर ये उनको थोड़ा सा बल बढ़ाने के लिए और खुद अपनी आशा के साथ कि जब ये काफले गुजरेंगे तो ये हरियाणा के गांव देहात को गैल्वेनाइज करते हुए आगे जाए, इसका असर। और वहीं से बाद में पता चला कि लोग बात साथ जुड़ने लगे और वहां पे ये चीज आगे आई और वो यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने ये कहा कि आप रसद पानी के लिए पंजाब के लोग अब अपने गांव की तरफ ना देखें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका यहाँ पे सारा रखरखाव और खान पान की जिम्मेदारी हम लेते हैं। से हम लोग बचेंगे कब उसके अंदर ये समस्याएं भी आएंगी कि इसमें से कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जैसी कोई बातचीत हम लोग आगे क्यों नहीं ले जाएंगे, या शायद उसके लिए अभी भी संभावना हो वो आगे आ सकती है। इसी लिहाज में उसकी बड़ी जरूरत है, वो साझा खेती के लिए जरूरत है जिसको हम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कह रहे हैं, वो एक आपसी सौहार्द के लिए बड़ी जरूरी है जो इनके अंदर बन रहा है। और तीसरी जो मुझे उसमें एक और चीज जो जुड़ी हुई लगी कि वो था कि ये किसान आंदोलन, क्योंकि ये पंजाब में एक बहुत एक प्रॉपर एक फॉर्म और स्ट्रक्चर लेके आया था, उसके लिए वहाँ की जो किसान जथेबंदियां हैं उनका उनकी स्ट्रगल का और उनके संघर्ष का हमें उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहिए कि कितने मुश्किल हालात में जबकि इतने बड़े आंदोलन नहीं हो पा रहे थे, एक डिफेंसिव लड़ाई लड़ते हुए भी एक इतना आक्रामक, एक इतना उग्र आंदोलन स्ट्रक्चर्ड वे में आगे ले जाया जा सकता है। ये पंजाब के किसान संगठनों से एक लेने वाला सबक है जो कि
मुझे लगता है कि देश के आंदोलनों की मदद कर सकता है। उसके अंदर की एक जो चीज और मिसिंग थी जिसका जिक्र नहीं किया गया वो था अकाली आंदोलन जो 1920 के दशक में हिंदुस्तान में वो पहली बार था कि जबकि देश की किसानी गांधी जी द्वारा लाए गए सिविल नाफरमानी आंदोलन में 1929-30-31 के आसपास मोबिलाइज होती है और राष्ट्रीय संघर्ष में कूदती है, पंजाब की किसानी बड़े स्तर के ऊपर 1920-21 के सालों में अकाली लहर के जरिए एक किस्म के साम्राज्यवाद की विरोधी जन आंदोलन में आ जाती है। राकेश टिकैत हमारे दरमियान आए हैं। अध्यक्ष श्री राकेश टिकैत जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ टिकैत जी का स्वागत। और माननीय शासन ग्रुप के चेयरमैन और निदेशक श्री अरुण महेश्वरी जी से आग्रह कि वे टिकैत जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। अकाली लहर का मैं जिक्र कर रहा था और उस लिहाज से पंजाब की किसानी इस किस्म के आंदोलनों में लगातार किसी न किसी फॉर्म में डूबी रही। कोई और आपको वर्ग पंजाब में ऐसा नहीं मिलेगा किसानों के अलावा जो ये आंदोलन और राजनीति के सवाल के ऊपर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए तैयार हो और कुर्बानियां ले। ये एक बात। दूसरा मुझे लगा कि जब इस रूप पे आया जा रहा था उसके अंदर उत्तर भारत के पुराने किसान आंदोलनों की या विचारधाराओं की एक ऐसी दोबारा से जैसे रिफ्रेशर कोर्स चल रहा हो, तीन मेन मुख्य रूप थे जिनसे ये किसान दिल्ली के बॉर्डर्स की तरफ पहुंचते हैं। पहला रूट है जो चंडीगढ़, अम्बाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत के रास्ते हम सिंधु तक पहुंचते हैं। तो हम याद ये रखें कि बंदा बहादुर जब दक्कन से आते हैं सबसे पहले वो सुरनामियों के पास जाते हैं जो विभो होकर हटा है, उनके लोगों को लेकर खजाना लूटते हैं और फिर खड़गौदा में और बड़ खालसा गांव इसी सिंधु बॉर्डर के बहुत नजदीक है, वहां से जो लश्कर बनता है किसानों का, मजदूरों का और मिट्टी वालों का जो कि पंजाब की तरफ जब बढ़ता है तो लगभग इसी रूट से वो आगे चलता है। तो उसके साथ एक तो ये बात हुई। जो एक बीच का रास्ता है जो पटियाला के नजदीक और संगरूर के दरमियान होते हुए जींद, हिसार से आगे बढ़ता है उत्तर की तरफ, ये वो रास्ता है जिससे गुरु तेग बहादुर साहब उनके 9वें गुरु हुए, उनको शहादत के लिए जब चांदनी चौक दिल्ली में लाया गया तो जिस रूट से उनको लाया गया ये सारे का सारा रूट वो और जगह जगह पे उनकी याद में गुरुद्वारे या धर्मशालाएं का पहले बनी हुई थी और जो एक किस्म का केंद्र दोबारा बनी उस रेजिस्टेंस को उसने दोबारा से काटा है। तीसरा रूट था वाया डबवाली, सरसा, फतेहाबाद से आगे होते हुए हिसार और उसमें आगे झांसी आता है। चिश्तिया संप्रदाय का सिलसिले का एजुकेशन का कोई बहुत बड़ा गढ़ था झांसी में जिसको चार कुतुब दरगाह के नाम से जाना जाता है। और बाबा फरीद जो कि चिश्तिया सिलसिले के पंजाब के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा कि पंजाबी नेशनैलिटी की अगर बुनियाद रखने वालों में से अगर कोई है तो वो बाबा फरीद हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ कबीर साहब के अनुयायी सदनामी, दूसरी तरफ गुरु तेग बहादुर जो गुरु नानक के पंथ के 9वें गुरु हैं और तीसरी तरफ फरीद साहब का जो एक सिलसिला है। इन तीनों ने मिलकर पंजाब को कहा एक लिहाज से, मुगल साहब में उनकी पानी शामिल है, इस तरह से इनका आदर किया जाता है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये तीनों रूप इस किस्म के थे जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिंध और वेस्टर्न पंजाब तक की ये एक पूरी की पूरी एक रेडिकल रेजोनेंस ख्यालों की और मूवमेंट्स की इसके अंदर यहाँ तक शामिल थी। ये सारी बातें तो थी जो पास की थी। एक बात थी जो इस आंदोलन में खड़ी थी कि जो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, इसने एक और एपिसोड ये याद दिलवाया कि बंदा बहादुर को जब गिरफ्तार करके गुरदासपुर से उनके 700 सिपाहियों के साथ दिल्ली में लाया जाता है और वो तस्लील किया जाता है, बंदा बहादुर को गठौनी में शहीद किया जाता है और उनके 700 अनुयायियों को हर रोज
100 लोगों को बाजारों में से गुजारते हुए लाल किले की बाहर यमुना नदी के घाट के ऊपर उनका कत्ल किया जाता है। और ये 7 दिन या 7 हफ्ते तक ये काम चला। एक भी आदमी ने नींद नहीं मानी हम लोग की और अपनी जान दी। वही मुझे लगा कि उसी ही नंबर के आसपास किसानों ने तो सारी धमकियों और मौसम और इस किस्म का एक तेजाबी हमला झेलते हुए भी इस किस्म से उनके संकल्प को तोड़ने की कोशिश की गई। हम लोग संकट से तो बहुत वाकिफ हैं। संकटों की बात करनी एक किस्म से मुझे लगता है कि लोग उसको ज्यादा जिम्मेवार होने का हिकायत माने। और जो यहाँ पे संकल्प की बात आती है, जहाँ पे करने की बात आती है, उसको हम अक्सर वॉलंटियरिज्म, एडवेंचरिज्म या कुछ ऐसी बातें कह के हम लोग उसको थोड़ा बहुत खारिज करते हैं। मुझे ये लगता है कि संकट तो है, लेकिन का संकट कोई आज का नहीं है, इस आंदोलन तक का नहीं है, इससे पहले का बना हुआ है, वो अभी भी है। हमने उसके एक बहुत मुश्किल और बहुत इसको एक गर्त की तरफ धकेल दिए जाने से एक हद तक अपने आप को बचाया है। एक डिफेंसिव लड़ाई पे फिर है, इसको दोबारा ऑफेंस पे कैसे लेके जाना चाहिए, उसकी भी एक मिसाल, उसके भी कुछ मॉडल, उसके भी कुछ प्रतिमान इस आंदोलन ने हमें खड़े करके दिए हैं कि वो अब जो बातें जिन्हें हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर लें या और बात कर लें, वो अब दूर इतिहास की किसी और समय की बात नहीं रह के उसको जो अपने दौर में स्थित कर लिया गया, अपने लिए नई कहानियां, नए नैरेटिव जिसमें से जो उठ के आए, उस लिहाज से ये आगे आने वाले चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, उसके लिए भी एक किस्म की मॉडल का काम करेगा। बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय दर्शन पाल जी से मेरा विनम्र आग्रह। अध्यक्ष मंडल में विराजमान हुए जी, राकेश कैद जी, बंधे साथियों, मैं अपनी जो साथी सामने बैठे हैं उनके सामने जो बात रखूंगा, मैं मुख्य रूप में एक एक्टिविस्ट के रूप में आंदोलन में जो एक किसान नेता के रूप में, संयुक्त किसान मोर्चे के कोऑर्डिनेटर के रूप में और पंजाब के किसान और पंजाब के किसानों के संगठनों की नुमाइंदगी करने के वजह से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं पिछले 15 साल से, यानी 2000 जैसे ही 2000 के इमीडिएटली बाद मैंने एक ऑल इंडिया फ्रंट में 90s के लास्ट में काम किया था। जब WTO आया था उस समय हमने एंटी WTO एक फ्रंट बनाया जिसमें टिकैत साहब, काशीराम नायक, मौजूदा स्वामी जी, हमारे पंजाब के बच्चोवाल जी, राज्यवाल जी, सब लोग थे और उनको कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा बड़े पैमाने पर मुझे निभाने का मौका मिला था। उस समय बहुत चर्चा हुई पंजाब में कि ये जो नई संस्थागत चीजें आ रही हैं, दंगल क्राफ्ट के रूप में पहले डिस्कशन आई, फिर WTO के रूप में आई, और जैसे ही ये पंजाब में पर्टिकुलरली इन चीज़ों को हमने स्टडी किया, डिस्कस किया और आंदोलन करते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो 2000 तक आते आते मुझे ये लगने लगा था कि किसानों के अंदर जो डिफरेंट वर्ग श्रेणियों को हम बोलते हैं, गरीब किसान या स्मॉल फार्मर, मिडिल फार्मर, रिच फार्मर, बैकग्राउंड, तो ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के दौर में मुझे लगने लगा पंजाब में पर्टिकुलरली कि किसान जनरली, ज़्यादातर किसान जो हैं वो आम तौर पर कैपिटल के जो एक अटैक है, जब उसका शोषण है, उसका उत्पीड़न है, जो इनपुट्स के रूप में भी और
दूसरे कई इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देख रहे थे कि इसमें किसानों की एक यूनिटी बनने का आसार या हालात काफी हद तक बन रहे हैं या बन जाएंगे आने वाले समय। ये मुझे 2000 तक आते आते लगने लगा, क्योंकि एक सोच में हमारे ऐसा था कि फार्मर्स पेजेंट कम्युनिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, तो वो क्लासेस में भी कंट्राडिक्शन है। ऐसा हमें लगता था कि किसानों की एकजुट यूनिटी बनाना, ऐसे इसको फार्मर यूनिटी अब बोलते हैं, वो संभव नहीं है। ऐसा लगता था कि 2000 के बाद मुझे लगने लगा कि जैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड डोमिनेट करने जा रही है, जैसे ही पूंजी या कैपिटल का और ज़्यादा से ज़्यादा हमला खेती में हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसके अटैक में आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी यूनिटी बनने का स्कोप बढ़ रहा है। फिर 2007 में मैंने डिसाइड किया, 2006 में डायरेक्टली फार्मर्स मूवमेंट में आने का। इसका कारण था कि मेरे फादर की डेथ हो गई। मैं अपनी जॉब छोड़ के सोचा कि चलिए मेरे जो खेत हैं उसको लोगों का था इच्छा कि हम कब रेंट पर ले लेंगे। फाइनली मैंने अपने दोस्त के साथ तय किया कि क्यों ना हम मिलके खेती करें, और मैं और दोनों ने लोन लेके ट्रैक्टर लिया, मशीनरी ली और हमने खेती करनी शुरू की। डायरेक्ट में ही अपने संगठन को रीऑर्गेनाइज किया, रीस्ट्रक्चर किया, और ये करते ही मुझे याद है उससे पहले यही हॉल था। इसी हॉल में जब 6 जून को मंदसौर में घटना घटी थी, 6 किसान शहीद हुए थे, तो इसी हॉल में शायद 13 या 14 जून की बात है, जब योगेंद्र यादव, नंदन मौला जी, PM सिंह, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी किसानों की, जिसमें मैं और हमारा एक और साथी किसान, पंजाब के किसान संगठन की तरफ से शामिल हुए। उसी दिन ये तय हो गया था गांधी पीस फाउंडेशन में कि किसानों की कोऑर्डिनेशन की अति जरूरत है, और मंदसौर सबको सामने खड़ा था। और वही हमने तय किया, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जिसमें मुझे मेंबर के रूप में लिया गया, और हम मंदसौर जाके शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करके पूरे देश में यात्राएं की हमने। फिर दिल्ली में बड़े बड़े अपने संसद लगाए और 2 बिल, प्राइवेट बिल बना के मोदी गवर्नमेंट को दिए, जिसमें एक था इंडेपेंडेंस के कैसे किसान को फ्रीडम मिले, और दूसरा बिल था MSP की गारंटी कैसे। वो बिल बनाने में भी हमने बहुत लीगल एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया, और सब अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को कंसल्ट किया, और वो बिल बना के संसद के जब चल रहा था हमने पैदल संसद भी लगाई, और वो बिल भी दोनों सबमिट हुए संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में। जब मैं ये कह सकता हूँ कि आंदोलन को ऑल इंडिया में कोऑर्डिनेट करने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसमें मुझे पर्सनली फिजिकली मौका मिला था मंदसौर जाने का भी, पूरे 2 बिल बनाने का भी, पूरी कोऑर्डिनेशन करने का जो मौका था वो मिल चुका था। और पंजाब में उसकी जिम्मेदारी के तौर पर मुझे मौका मिला कि मैंने फिर 10 संगठनों को पहले, फिर 12 संगठन मिलके हम उस ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन के कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे जिम्मेदारी निभानी पड़ी, और उसकी तरफ से हम जितनी भी कॉल्स होती थी उसको पंजाब में इम्प्लीमेंट करते थे। कमेटी के कुछ एक्सपर्ट लोग थे, जैसे अपने योगेंद्र जी या दूसरे कुछ साथी थे, उनको इमीडिएटली हमने भेजे कि फौरी बताओ इन ऑर्डिनेंसेस को का इफेक्ट क्या होगा। हमने पंजाब में डिस्कस किया, और पंजाब में डिस्कस करने के बाद दूसरे साथियों की राय आने के बाद ये हुआ कि 3 ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ एक लड़ाई हमको लड़नी होगी। और इस लड़ाई में पंजाब में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक तरफ, दूसरी तरफ ऑल इंडिया की बॉडी थी। तो ऑल इंडिया की बॉडी के तरफ से जो भी कॉल्स आए
उसको पंजाब के वो 12 संगठनों ने कोरोना लॉकडाउन के बावजूद बहुत इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली ग्राउंड में जाके, बल्कि बाजार में, गलियों में, गांव में उसको इम्प्लीमेंट किया। उदाहरण के रूप में इलाके संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के, मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि दिल्ली चलो की कॉल एक्चुअली ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दी थी। तो फाइनली वो आंदोलन जो है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पंजाब में किसान संगठन, पूरा किसान जो भाईचारा है, वो वर्ग और गीत लिखने वाले, वो भी आंदोलन के साथ आ गए। आंदोलन के साथ मिलकर बैठ के मीटिंग की और जाके रेलवे लाइंस के ऊपर उन्होंने अपने गीत बनाए, गीत गाए और पूरे नॉन यूथ को एक इस तरह का उछाल दिया कि पंजाब में जोश जो था वो देखने को मिलने लगा। और जैसे पहले बोल के गए सुमेर जी कि ये जो एकजुटता बनी, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक तरफ तो किसानी की एकता मूल रूप से अपना रोल अदा करनी थी, दूसरी तरफ पंजाब के सिख इतिहास से जो हमें एक ताकत मिलती है, जो उससे मानसिक और रूहानी ताकत मिलती है, उसकी भी एक बहुत बड़ी इस आंदोलन में कंट्रीब्यूशन है। और अश्रु गैस को, घोड़े को न्यूट्रल करते हुए, पानी की बौछारों को झेलते हुए, और आपने देखा हुआ बड़े बड़े गड्ढे बारिश के ऊपर पहुंचे। और मैं ये एक कहानी के बाद इतना बोलूंगा कि 1 साल से ज्यादा चले इस आंदोलन में पंजाब के किसानों और लोगों की विशेष कंट्रीब्यूशन है, शायद आप भी ये मानते होंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, इसलिए नहीं, पंजाब एक विशेष स्टेट भी है, वो बॉर्डर स्टेट है, वहाँ सिख कम्युनिटी माइनॉरिटी में है पूरे देश में, और वहाँ का जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री और वहाँ का कल्चर है वो इंडिया में एक विशेष तरह का है और था, रहेगा। इस आंदोलन ने भी, मैं जानता हूँ इस आंदोलन ने भी मोदी जी की जो तानाशाही थी उसको चैलेंज किया। और हम कहते थे ये बात कि आंदोलन के सामने 3 रास्ते हैं, या तो मोदी जी झुकेंगे तब भी देश के लोगों की जीत है, अगर वो आएंगे जबर करने के लिए, अगर वो आएंगे तो उनको टैंक्स और हवाई जहाजों के जरिए बम्बार्डमेंट करनी होगी लेने का, तो देश में किसान आंदोलन एक नया इतिहास और बन सकता है, ये मेरे विश्वास है। और मैं जब सोचता हूँ कि इस आंदोलन के जरिए बहुत सारी चीजें जो किसानों ने इस रूप में संकल्प लिया कि या तो जीत के जाएंगे या फिर हमारी लाशें जाएंगी, या 3 करोड़ वापसी या घर वापसी। अगर पंजाब के किसी घर में कोई बच्चा बोलता था नरेंद्र मोदी, तो उसका ग्रैंडफादर 80 साल का बोलता था मुर्दाबाद। अगर किसान जुड़ के एक बड़ी यूनिटी बन गई थी किसानों की, जो आने वाले समय में देश में एक नया तब्दीली लाने का इस आंदोलन के अंदर वो अंश थे। और ये इन्होंने, मोदी जी ने बहुत अपने तरफ से एक समझदारी से 3 कानून वापस लिए। और ये एक लड़ाई जो लंबी चली, क्योंकि किसान तो ये बैठे थे इसलिए कि अगर कानून वापस नहीं होंगे तो वापस नहीं जाएंगे, तो आते रहना था। और इस आंदोलन ने मुझे, मैं अभी बहुत सारे लेखों में लिखा है, इसमें मीणा और गुजरों में, जाटों और मुसलमानों ने यूनिटी बनाई। इसने पूरे देश के इंटेलेक्चुअल्स को, पूरे देश के जो लड़ने वाले लोग हैं, जिनकी जुबान रुक गई थी उनकी जुबान को ताकत दी, जिनकी कलम रुकी थी कलम को ताकत दी, आश्रय को आसरा दिया। इस आंदोलन ने बहुत कुछ नया पैदा किया। मैं ज़्यादा समय नहीं है यहाँ समाप्त करता हूँ। पंजाब से आता हूँ, पंजाब में रोज कहता हूँ कि पंजाब के किसान साथियों, पंजाब के लोगों, देश दिल्ली में, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि ये पानीपत की चौथी लड़ाई थी। मैं कहता हूँ कि पंजाब के लोगों, देश के लोग, देश की जनता
आपके पंजाब के किसानों और लोगों का एहसानमंद होगी अगर एक नया आंदोलन आप और शुरू करो। एमएसपी का आंदोलन, कर्ज से मुक्ति का आंदोलन पंजाब के किसानों से एक नया आंदोलन की मांग करता है और मैं आशा करता हूं कि वो आंदोलन जरूर ही 22 में तैयारी करके 23 में चलेगा और 24 आते आते एक नया इतिहास रचेगा। तो पंजाब के लोगों ने जो इस आंदोलन में योगदान किया उसको रिकॉग्नाइज करते हुए मेरी आशा है कि हम पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी के किसान संगठन और लोगों के संगठन मिलकर एक नया इतिहास जल्दी ही बने, इसकी शुभकामनाएं करते हुए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। आज किताब के विमोचन में सब लोग आए और उसका बड़ा अच्छा जो शीर्षक भी ये दिया, तो बढ़िया किताब लिखी, संकट में खेती और आंदोलन पर किसान, ये त्रिपाठी जी और उनके बहुत से सहयोगी जिन्होंने इस किताब में योगदान दिया हो, बहुत से आंदोलनकारी जिनकी जीवनी, जिनकी बातचीत, जिनके विचार इस किताब में आए हुए। ये नहीं कि जो लोग मंच पर रहते थे उनके विचार आए, इसमें उनके भी विचार आए होंगे जो कभी मंच पे गए ही नहीं, जो झोपड़ी में लगा के आंदोलन में रहे। और डॉक्टर साहब ने बताया दर्शन पाल ने ये आंदोलन कैसे कैसे कहां से शुरुआत हुई। कुछ लोग थे जब 2013 के आसपास के, जैसे ये मोदी सरकार आई थी, बीजेपी की लोग, उन्होंने कहा कि इस तरह की सरकार आके आपको आंदोलन खुद करने पड़ेंगे, अपनी तैयारी कर लेना होगा। मतलब आप तो बीजेपी के लोग हैं, कहने जब भी बात होता है, जब भी तो पता है आपको वो बात बिल्कुल सत्यता हुई। देश में कृषि पे, गांव पे, गरीब पे, नौजवान पे संकट आए और देश में बड़ा मूवमेंट के खड़ा हुआ। ये नहीं कि एक जगह से आया, ये एक वैचारिक क्रांति थी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि घर घर में क्रांति आती है, और जब घर में आवाज होना शुरू हो जाती है, जो बच्चा बोलना सीख गया और उसका पहला जो शब्द आए वो पिक्चर देखते थे, क्योंकि मेलजोल कहां से होगा, मेलजोल हो गया इस फोन से। जो बूढ़ा बाबा था उसको फोन चलाना नहीं आता था। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चली तो बच्चे के हाथ में मोबाइल आया, वो सीधा आंदोलन पे गया। उसका बाबा कहता था कि भाई आंदोलन को खबर बता। वो मुंह से बोलते, छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चे वे मुंह से बोलते थे किसान आंदोलन, कोई भी डालते थे तो वीडियो आती थी। तो जो मेलजोल हुआ है, सोशल मीडिया का बड़ा रोल इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हुआ है। ये जो गांव-गांव में जो चर्चा हुई, जो घर-घर में चर्चा हुई इस आंदोलन की, और जो एक वैचारिक क्रांति से आंदोलन की बनी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो यूट्यूब के माध्यम से, जो छोटे छोटे चैनल आए उन्होंने प्रचार प्रसार करा, उसके माध्यम से और बड़ी ताकत इस आंदोलन ने कलम और कैमरे को दी। विजय निगेटिव उसमें दी, लेकिन दी उन्होंने लिखा, उन्होंने निगेटिव उसमें लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा, किसान का नाम लिया। यही पॉलिटिकल पार्टी का रहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी सभा में गए तो बगैर किसान के नाम लिए सभा शुरू नहीं करी। इस आंदोलन का यही तो था। इस आंदोलन की बात यह थी कि कोई भी मिनिस्टर अगर सभा की शुरुआत करे तो किसान शब्द को नाम मिले। वो तो कहते हैं कि क्या मिला, आप देखोगे प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को देखोगे
जब सभा की शुरुआत करेगा तो किसान का नाम देगा। इस आंदोलन से ये मिला कि वो बगैर किसान के नाम दिए सभा की शुरुआत नहीं कर सकते। 3 कानून वापसी भी हुए और तो बिल्कुल बात ठीक है कि ये घर घर में नारे थे और नारे स्लोगन लिखे हुए थे कि कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। तो 13 महीने में बाहर गए, अपने घर गए, खुद तो गए, 13 महीने इस आंदोलन कर रहे हैं, बहुत लोगों का इसमें सहयोग था। जब यहाँ से कोई भी संयुक्त मोर्चा बोल देता था पूरे देश भर में, जहां को हमको पता कि नहीं, झारखंड, नेताहाट, उनके आदिवासी क्षेत्र जो वहां से 150-200 किलोमीटर अंदर थे, वे कहते थे जी हम भी आंदोलन में गए और हम यहाँ पे उस गोल को पूरा करते थे। छत्तीसगढ़ जो नक्सलाइट पूरा क्षेत्र लगते थे, वे इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, क्षेत्र के लोग, वहां के जो आदिवासी थे। और हमने ये देखा, डॉक्टर साहब मैं गया वहां पे, आदिवासियों के बीच में गया, मैंने अपने क्षेत्र में लोगों को कहा कि तुम आंदोलन नहीं करते, हमारे यहाँ पे आंदोलन होते थे आज से 25 साल पहले, तो हमारे 25 और 30 साल पहले आंदोलन होते थे, वे आज आंदोलन आदिवासी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिस से टकराव है, हम यहाँ पुलिस के साथ में वो होते हैं, पक्की सड़कें हैं, वे वहां पे जंगलों में मिलिट्री के साथ में बगैर कोई डंडे के, बगैर कोई उसके अजीब आंदोलन होते, रात को रहते हैं, 5-5 दिन तक वहां पे रुकते हैं, जंगलों में आके जहां पे मिलिट्री के फायरिंग रेंज थी वहां पर आके रोक दिया उसको और कहा कि मिलिट्री चोट मारते रहेगी, हम पीछे हटते रहेंगे, दूसरे लोगों के सामने आते रहेंगे। मतलब अजीब आंदोलन, जिनको नक्सलाइट वो कहते हैं, उन्हें बिल्कुल हाथ नीचे करके कहले कि आप जो भी करना है आप करो, आप खून निकलता रहेगा, हम पीछे हटते रहेंगे, दूसरे हटते रहेंगे। तो आंदोलन को उनसे सीखने की जरूरत है। वे हमसे कहते हैं कि हमने सीखे, हमने कहा कि हमने आपसे सीख रहे। तो पूरा देश का इस आंदोलन को सहयोग रहा, पूरे नौजवान का सहयोग रहा। जहां पर ट्रैक्टर की बात आती थी, जो बच्चे थे ट्रैक्टर चलाने में इंटरेस्ट मानते थे, चलाने नहीं आते थे अपने के। बात ये है कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों के ऊपर आग के कोल पर ट्रैक्टर चलाए। वो कोई वैसे नहीं, वो थे कि जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए, गाड़ियां बंद कर दी। हमने लिखा जज गाड़ी, क्योंकि वो आंदोलन नहीं कर सकता, वो कह नहीं सकता, उसकी गाड़ी 1 से 2000 किलोमीटर 1 महीने में निकलती है, जज की गाड़ी, और पूरे 10 साल में 50,000 से ज्यादा उसकी गाड़ी नहीं चलती। डॉक्टर की गाड़ी 70 से 80,000 किलोमीटर नहीं चलती। जज साहब 1 दिन जाते होंगे बाजार में, डॉक्टर साहब 2 दिन चले जाते होंगे। किसान का ट्रैक्टर और रोडवेज की गाड़ी जो 1 दिन में 500 किलोमीटर चलती है, दोनों के साल सेम है। क्या इसमें बातचीत नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरह के लोग यहाँ पर बैठे कि बड़ी कंपनी को फायदा कैसे होगा, इसलिए इनको डिस्ट्रॉय करना है, इनको इनका स्क्रैप बना के बेचना है? एक बहुत बड़ी साजिश देश में चली हुई है। इन सब चीजों पे आने वाले टाइम पे आंदोलन तो होगा, बिल्कुल आपने आंदोलन का खुलासा होगा, उसी पे ही लोग कर रहे हैं कि आने वाले टाइम का आंदोलन होगा। 22 का साल खत्म होगा, 23 की गर्मी खत्म होगी, बरसात के बाद में आंदोलन की शुरुआत होगी। हमारे पास भी टाइम है, करीब 14 महीने का, 13-14 महीने का ये टाइम है। ये गर्मी खत्म हो जाएगी, बरसात खत्म हो जाएगी, जितने दिन आंदोलन चला उतने ही दिन का अब ये आंदोलन का टाइम है। आंदोलन तो देश में होगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी आवाज कोई उठाता नहीं, क्योंकि फोर्सेस में लोग हैं, दूसरे से लोग हैं, कोई कौन आवाज उठाएगा? बेरोजगार, मिलिट्री भर्ती होने के लिए देश में आंदोलन हो रहे हो, 3-3 साल से भर्ती नहीं खुले, लोग आंदोलन कर रहे बच्चे कि हमारी एज निकल गई। ये बेरोजगारों का भी बड़ा आंदोलन आपके साथ में। मजदूर
शहर में उसको मजदूर कहते हैं। मजदूर है कौन? गांव का रहने वाला किसान जब शहर में आता है तो मजदूर है, लेकिन वो देश का निर्माणदाता है। उसके 3 नाम है। गांव में किसान है, शहर का मजदूर है, तो देश के लिए निर्माणदाता का काम करता है, देश का निर्माणदाता है। SC ST इन नामों से बहुत अलग अलग। हमने कहा कि SC कौन है? गांव में रहने वाले हम लोग SC हैं। आप खेत की मिट्टी से अपने खेत के कपड़े पहन के मिट्टी के हाथ से में हाथ लगा के आप दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बाहर आओ, आपको कोई बेड मिल देगा। चमकीली कोठरियों के लिए सब लोग ऐसी हैं जो खेत में काम करते हैं, कोई उच्च जाति का नहीं है। आप जाओगे तो इसलिए वे सब लोग आपके साथ में हैं। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है, उसके लिए हमको तैयारी करनी है। 13 महीने आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन की तैयारी करनी है। पुराने वाले टाइम पे वही टाइम होंगे, 2023 का साल होगा, आंदोलन की शुरुआत होगी और लेखनी के माध्यम से इस कैमरा और कलम पे देश में बंदूक का पहरा है, उसको मुक्ति अभियान उनके लिए भी हमको चलाना पड़ेगा। अगर ये मुक्ति अभियान नहीं चलेगा, पूरा देश देखता है, किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ पूरा देश देखता है। बहुत तजर्बे लोग ने लिए, पॉलिटिकल तजर्बे लिए, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त होना था ना, इस आंदोलन को ऊपर ले वाला चल रहा है। वो ज्ञान भी तो अभी तो दे रहा था ना, इसी सिस्टम में सबको 13 महीने में ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, ज्ञान प्राप्ति भी जरूरी थी। बहुत आंदोलन सिख समाज का रहा है। सिख समाज में जो गुरुद्वारे हमारे थे उनका बड़ा आंदोलन रहा है। जिन बाबा को हम समझते थे कि स्टेज पर रहेंगे और ये बोला है जो एक लंगर लगा रखे, लेकिन जब बाबाओं से बात करने में आए, हमारे स्टेज पर वो काम है, हमारा काम है लंगर प्रसाद बनाना। ये बड़ा वो था खाप पंचायत थे, और खाप पंचायत और गुरुओं का हमारा एक पुराना संबंध रहा है। ये जो पूरा क्षेत्र था ये गुरुओं के साथ में थी, पूर्ण रूप से खाप पंचायत से पहले। और जब बाबा बंदा सिंह बहादुर यहाँ आए तो 3 महीने नाहरी गांव में आके पूरे क्षेत्र में रहे, तो 4800 जो लोग थे वे खाप पंचायत के लोग यहाँ से गए थे और उसी पे ही सरहद फतेह थी। तो नाहरी गांव और जितने भी आसपास के गांव में और खाप पंचायत का बड़ा संबंध गुरुओं से रहा है। ये परंपरा तो 170 साल बाद में मेल मिला हुआ। 100 साल खाप पंचायतों पे पहन रहा, 70 साल आजादी को हो गए, तो एक तो 70 साल बाद में ये सब लोग पारिवारिक लोग आपस में मिले और मिलते ही किसी ने नहीं कहा कि ये पंजाब की ट्रॉली है कि हरियाणा की ट्रॉली है और तुम थोड़ा सा आगे कर लो मैं यहाँ कर लूं। जिसने जहां पड़ाव डाल दिया, क्योंकि मूल जो स्वरूप था सबका एक था, आए सब रुके और एक 13 महीने का बड़ा ऐतिहासिक, दुनिया का एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन यहाँ से मिला। बहुत से नौजवान मिले, बहुत से पत्रकार मिले, बहुत सौ की विचारधाराएं बदली और एक नई विचारधारा के साथ में आने वाले टाइम के आंदोलन के साथ में हम यहाँ से इस तरह की किताब में हजारों लेखक आएंगे जिन्होंने इस तरह की किताबें लिखेंगे, इनसे सीखेंगे। और हम तो चाहते हैं कि जो लोग इस आंदोलन में रहे वो जरूर कुछ न कुछ इसमें लिखे, क्योंकि आने वाले टाइम में जब 40 और 50 70 साल बाद में इसी पे इतिहास में अगर लिखा हुआ दस्तावेज होगा, वही आने वाले टाइम पे इतिहास बनेगा, उसी को लोग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद, जिनने इस किताबों में सहयोग किया लिखने के लिए, उन सबका धन्यवाद। और हम पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चे की तरफ से आप सबका इस किताब को लिखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हम ये है कि ये किताब कन्नड़ और पंजाबी अलग अलग भाषाओं में, तमिल आप इनको दें
कैसे चलता है, दो चुनाव तो चलता है, लेकिन दो चुनावों के बीच में किस तरीके से राजनीति होती है, उसमें जन आंदोलनों की क्या भूमिका होती है, और इस किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ उसके जरिए लिखा और बोला, उसने मुझे बहुत अधिक शिक्षित किया और भारत में आंदोलन की और राजनीति का लोकतंत्र के रिश्ते के बारे में मुझे नई जानकारियां प्रदान की। और आज तो दर्शन पाल जी ने जो बताया और हमारे मित्र और सहयोगी सुनील सिंह जी ने इस आंदोलन का एक आंदोलन की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर प्रकाश डाला, उस सांस्कृतिक भूगोल के बारे में जानकारी दी, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैं सुनील का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और राकेश जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस जो सांस्कृतिक भूगोल सुनील ने प्रस्तुत किया था उसके अंदर राकेश जी ने भी कुछ जानकारियां उसके अंदर जोड़ी। दुश्मन शब्द में जानबूझकर बोल रहा हूँ, मुझे दुश्मन कहना ही उन लोगों को पसंद है। मैं ये कहूंगा कि किसानों का ये आंदोलन न केवल सरकार के खिलाफ था, न केवल सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ था, न केवल सत्ताधारी पार्टी के हाथ में दिखे हुए मीडिया के खिलाफ था, बल्कि ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की उन शक्तियों के खिलाफ भी था जिन्होंने भारत के किसानों और भूमिधरों को अकुशल हाथों की संज्ञा दे दी। अनस्किल्ड हैंड्स। और ये बात इस सदी के पहले दशक के मध्य में जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई और विश्व व्यापार संगठन की तरफ से जो बातें सामने आई, उन्होंने भारत सरकार, भारत जैसे देशों को ये हिदायत दी कि आपके देशों में जो जमीन है वो अकुशल हाथों में है, उसको निकालकर कुशल हाथों में पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है और आप एक तयशुदा वक्त में इन लोगों से जमीन लेकर उन लोगों के हाथों में दीजिए जो कुशल हाथ हैं। यानी किसानों के हाथ से जमीन निकालकर कारपोरेट के हाथ में जमीन देना, ये था वो एजेंडा जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की संस्थागत ताकतों ने भारत सरकार जैसे तीसरी दुनिया के यानी अविकसित देशों के हुक्मरानों को थमाई। और जिस वक्त ये चीज थमाई, जिस वक्त ये समझ और ये निर्देश के साथ समझ थमाई जा रही थी, उस वक्त देश में कांग्रेस की हुकूमत थी, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इस देश के, और सोनिया गांधी इस मुल्क को चलाया करती थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे कार्यक्रम के पूरी तरीके से साथ थी। विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने इस चीज का कभी विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने इस एजेंडे के ऊपर हिचक के साथ अमल करना शुरू किया। जाहिर है कि दी हुई तारीख और दिए हुए वक्फे में वो उतनी बड़ी आबादी को गांव से निकालकर शहर में नहीं धकेल पाई और न ही उनकी जमीन तथा कथित अकुशल हाथों से छीन कर कुशल हाथों में दी जा पाई। इस पर विश्व बैंक की अगली रिपोर्ट आई, सरकार को लताड़ लगाई गई, उसको डांट लगाई गई कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, आपने नहीं की। लेकिन कांग्रेस सरकार फिर भी उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाई। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ इस जिम्मेदारी को निभाना शुरू किया और सरकार में आते ही उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि उन्होंने भू अधिग्रहण विधेयक लाए, भू अधिग्रहण अध्यादेश निकाला, क्योंकि शासनसभा में उनके पास नंबर संख्या नहीं थी, इसलिए उसको नहीं पास करा सकते थे, इसलिए एक से ज्यादा बार उस अध्यादेश को लाया गया। लेकिन उसका किसानों ने बहुत कड़ा विरोध किया और लंबा विरोध किया। किसान आंदोलन की भूमिका बनने लगी और तब नरेंद्र मोदी को भी उतना आत्मविश्वास नहीं था कि उस सरकार में उनकी शुरुआत थी। उन्होंने फिर उन अध्यादेशों को दोबारा नहीं लाए और उस कदम को उन्होंने वापस खींच लिया। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ में उसी कानून को राज्य सरकारों द्वारा लाया गया और राज्यों के स्तर पर उसी कानून पर अमल किया गया। जो सबसे ज्यादा कीमती उत्पादन का संसाधन है यानी कि जमीन, उस जमीन को किस तरीके से किसानों से लिया जाए और शहर की दुनिया, उद्योगों की दुनिया जो है, कारपोरेट दुनिया है, उनके सरबराहों को दिया जाए और जब किसान वहां पर जमीन से वंचित हो जाए तब वो शहरों में आएंगे और निचले स्तर की स्किल्स, निचले स्तर की जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। इसी को करने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक स्किल मंत्रालय खोला। तो स्किल मंत्रालय में किसानों जो गांव से अपनी जमीनों से वंचित होकर शहरों में आएंगे, उनको किस चीज की शिक्षा देनी है, उनको पढ़ाई लिखाने की शिक्षा दी जाएगी, उनको
प्लम्बर बनाया जाएगा, उनको इलेक्ट्रीशियन बनाया जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की शिक्षाएं उन्हें दी जाएंगी, इस तरह की तालीम दी जाएगी ताकि किसी तरीके से वो अपनी रोजी रोटी चला सके। तो ये जो पूरा संघर्ष है कि हमारे हाथ से जमीन न छिन पाए और कारपोरेट हाथों में चला चली जाए, ये केवल अडानी अंबानी के खिलाफ संघर्ष नहीं, उनके खिलाफ संघर्ष तो है ही, ये केवल उनके एजेंट सरकार के लोगों के साथ के खिलाफ संघर्ष नहीं है, बल्कि ये संघर्ष उन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ताकतों के खिलाफ भी है। अब इस संघर्ष का एक दूसरा आयाम है, बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने रखूंगा। प्रचार करते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं, ये सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस सरकार का और सरकार के पीछे खड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल एजेंडा इससे भी ज्यादा बड़ा और संगीन है, जिसके ऊपर लोगों की निगाह बहुत कम जाती है, और वो एजेंडा है आज्ञापालक समाज बनाने का एजेंडा, ओबीडिएंट सोसाइटी बनाने का एजेंडा। जिस दिन से ये सरकार आई है उस दिन से छत पर खड़े होकर ये उपदेश दिया जा रहा है कि कानून द्वारा निर्वाचित सरकार के खिलाफ आंदोलन करना गलत है। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, देश के खिलाफ आंदोलन करना है, राष्ट्र के खिलाफ आंदोलन करना है, सामाजिक समरसता के खिलाफ आंदोलन करना है और उत्पात करना है, उपद्रव करना है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार है वो क्या करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम बुद्धिजीवी सारे देश में घूम घूम कर यही भाषण देते हैं कि भारतीय परंपरा संघर्ष की परंपरा नहीं है, भारतीय परंपरा प्रतिरोध की परंपरा नहीं है, भारतीय परंपरा असंतोष की आवाज उठाने की परंपरा नहीं है, भारतीय परंपरा समझौते की परंपरा है, एक दूसरे से मिलकर चलने की परंपरा है, और एक बार जो सरकार चुनकर सत्ता में आ गई है उस सरकार के प्रति एक सहयोगात्मक रवैया बनाने की परंपरा है। ये भारतीय परंपरा है, ये हिंदू परंपरा है। ये पूरा विमर्श न केवल भाषणों में दिया जा रहा है, बल्कि उसकी पुस्तकें भी छपाकर बांटी जा रही हैं। सारे देश में चल रहा है। आप किसी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े किसी चिंतक के विचारक को बुलाइए, उसको व्याख्यान दिलवाइए, तो उसमें जरूर ये बात निकल के आएगी। हर जगह कहा जा रहा है कि सरकार एक बार चुन गई, इसको काम करने दीजिए। आप कौन होते हैं उसके खिलाफ आंदोलन करने वाले? आपको मांग पत्र देना है, आप मांग पत्र दे दीजिए, उसको सरकार विचार करेगी और थोड़े बहुत हेरफेर के साथ हम देखेंगे कि आपकी बात की सत्ता मानी जाए, कि सत्ता का मानी जाए। मैं ये पीएचडी किया हूं और प्रोग्रेसिव डीएसओ रजिस्टर्ड ऑपरेशन अफसर। ये है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन जो हमारे जानकारी में सबसे बड़ा किसान आंदोलन व्यवस्थित तरीके से चला, विशेषकर पंजाब की जो भागीदारी थी मुझे लगता सबसे ज्यादा थी, पर पंजाब इलेक्शन उस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं समझ में आया। और जो पार्टी इलेक्शन जीती भी उसने भी कॉर्पोरेट और किसानों के खिलाफ जो ये कानून थे उसमें भी सिंगल शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आंदोलन से किसान कानून वापस भी हुई, ये बात सच है, मगर पॉलिटिकल और यूपी इलेक्शन के बारे में भी लगभग ऐसा ही है। मगर ये राजनीतिक रूप से जो चुनाव हुए उसको ये आंदोलन क्यों नहीं थोड़ा बहुत भी प्रभावित करता है। जरूरी नहीं है कि विपक्ष जो आएगा, दूसरी सरकार आएगी, वो ऐसे कानून नहीं लाएगी ही, मगर वो झूठी सही, मगर ये वादा तो करेगी इस तरीके कॉर्पोरेट जो कानून है वो हम नहीं लाएंगे। किसान संगठनों का, संयुक्त किसान मोर्चे का ये स्टैंड था बहुत क्लियर कि हम किसी भी दलीय राजनीति करने वाले शख्स संस्था को आंदोलन में नहीं आने। वो में एक आंदोलन में जो वहाँ की पार्टियां थी जैसे कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, उन पार्टियों के प्रति लोगों को काफी गुस्सा था और इस आंदोलन ने एक नैरेटिव बना दिया था शुरू से ही कि पंजाब में कुछ तब्दीली होगी। और मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी का इतने बड़े पैमाने पर जीतना, इसमें लोगों के मन को बदलने में आंदोलन की एक भूमिका है। अगर हम ऐसे दे देंगे तो बस पुराने ट्रैक्टर गाड़ियों के लिए आंदोलन हो रहे, जज रो रहे कि मैं क्या करूँ, मेरी गाड़ी टूट गई। मेरी गाड़ी 48,000 किलोमीटर चली, एक जज की गाड़ी 10 साल में 48,000 उसने चलाई।
और उसकी गाड़ी अब टूट के खत्म हो तो दिल्ली में चला नहीं सकता। तो ये आंदोलन तो होंगे, गलत डिसीजन होंगे तो देश में आंदोलन तो होंगे। वैचारिक क्रांति देश में चली हुई है, अंडर करंट देश में है, बेरोजगारों में है, किसानों में है, छात्राओं में है। कभी भी हो सकता है लोग सड़कों पे। श्रीलंका में कोई डेट दी थी क्या? भाई श्रीलंका के आंदोलन को किसी ने डेट दी हो के हो? जब हालात खराब होते हैं तो लोग घर से निकल कर सड़क पर आते हैं। आ गई। अच्छा इससे फोटो के बाद नरेश भाई कहाँ गए? नरेश गोस्वामी पंजाब में और आए। तो पंजाब में आओगे आएंगे आप कोई अपने रखें, आप ऐसे घूमने आ जाएंगे। अब ठीक है, यही ना करें कि संगठनों के साथ ही रहना। ना वो अपने गाँव में आएंगे। वो सुनना चाहते हैं। ठीक है। सर जी आपने 13 महीने का टाइम दिया है आंदोलन का, तो जनता दे रही है 13 महीने। आप इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हैं सर? आप बीच बीच में आंदोलन जारी रखें सर, जारी रखें, बहुत से मुद्दे हैं। सब जगह जारी है आंदोलन तो हो रहा है। भाई बिजली के खंभे कहीं लग रहे हैं अभी सरहद में, तो वहाँ आंदोलन हो रहा है, आज हो रहा है। ये तो आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं। जहाँ जरूरत होगी तो लोग अपने आप खड़े हो जाएंगे आंदोलन के लिए वहाँ से। सर लेकिन आंदोलन जैसे किसान आंदोलन था तो सिर्फ किसान ही आए, जबकि हमें सब हिंदुस्तानियों को मिलके उस आंदोलन में भाग लेना चाहिए था। पूरा नदिया ये वैचारिक आंदोलन था, वैचारिक क्रांति है। और देश में जब भी वैचारिक क्रांति होती है तो उसमें परिवर्तन करती है। इधर आ जाइए। पंजाब कनेक्शन बहुत किताबें सब बहुत किताब भी लिखते। जी सर जी। सर जी मैं आपसे मिला था प्रेस क्लब में, जब आपने किसान सभी ने की थी, जिसमें आप सभी हाजिर हुए। सर आज पूरे नहीं है सर, की होती अगर सभी आते तो ये बुक जो है एक क्या मील का पत्थर साबित होगी सर? मुझे लगता है बहुत सारा लिटरेचर छपा उनमें से ये हमारे नेताओं के विश्लेषण है, फ्यूचर की ओरिएंटेशन बनते हैं आंदोलन से, तो जरूर ही मैंने उस टाइम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आपने यही कहा था कि हम सिर्फ आंदोलन के लिए ही पैदा हुए। जैसे उस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, आप उस टाइम में भी पार्टी, मैंने बोला था कि पार्टी में आप पार्टी बनाएं, सत्ता में आए, लेकिन आपने कहा हम आंदोलन ही करेंगे। वही कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा मसले में मैं आपसे उस टाइम में मिला था प्रेस क्लब में, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जब आप कि चुनाव जैसे CM के दावेदार थे आप, लेकिन आप आंदोलनकारी बन के रह गए। सर अच्छी बात है, ये आंदोलन होना बड़ा जरूरी है। बहुत से मुद्दे हैं सर जिनको हमने हल करना है। आंदोलन थैंक यू वेरी मच।